नमस्कार, कैसे हो बच्चों? आई होप तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे और हमारे द्वारा दिए गए क्लास का मज़ा भी ले रहे होगे और हम अच्छा करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। आज हम अपने तीसरे क्लास में पहुंच चुके हैं और आज का क्लास आपके प्रैक्टिस लाइफ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाला क्लास होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। चूंकि हम आपसे लगातार आपको बताते रहे हैं, वादा किया है हमने कि आपको पढ़ाएंगे आपकी भाषा में, और आज वो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो हर दिन के प्रैक्टिस में हमेशा आपके पास आएगा। और उसमें क्या दवा देना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीजें आपको बताने वाला इतनी गहराई से कोई नहीं होगा। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं रूमेटिज्म के बारे में। जोड़ों में होने वाली दर्द, गठिया, बाय, आपने नए लोकल भाषा में हमने सुना होगा कि ये सारे चीजें आपके सामने आपकी डेली प्रैक्टिस की लाइफ में आएंगी। इसलिए इस सब्जेक्ट को गहराई से जानना, कौन कौन सी दवाइयां इस पे कैसे असर करती हैं, इसके लिए हम आपको ये विशेष क्लास दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें और इस क्लास का पूरा मजा उठाएं। और हम बुलाना चाहते हैं हमेशा की तरह अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर अनामिका बख्शी को। मैडम प्लीज वेलकम। और हमारे बच्चों को बताइए कि रूमेटिज्म और रूमेटिज्म के अंतर्गत आने वाली क्या तकलीफें होती हैं, कैसे उसको हम देख सकते हैं, कैसे पार पा सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, कैसे अपने प्रैक्टिस लाइफ को और ऊंचा लेके जाएं, पेशेंट्स को भी फायदा हो और हमारे इन बच्चों को भी, बैक बेंचर्स को भी फायदा हो, ताकि ये अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकें और हमें खुशी प्राप्त हो। आप प्लीज हमारे बच्चों को गाइड करें। पहले तो रूमेटिज्म बताएं और फिर दवाइयों का हम दोनों आपस में मिलकर बताएंगे। थैंक यू सर। मैं आज ये इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि क्लिनिकली हमको बहुत परेशानी होती है जब डिजीज़ डायग्नोसिस की बात आती है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब जॉइंट्स पेन आता है पेशेंट लेके, तो हमारे लिए क्या इन्वेस्टिगेशन देना है, क्या डायग्नोसिस करना है, क्या दवाइयाँ देनी है, एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और स्पेशली ये न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। सो ये बहुत ईजी है समझना। अगर हम पैथोलॉजी समझ जाते हैं तो डिजीज़ डायग्नोसिस भी बहुत ईजी है और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत ईजी है। सो हम आज बात करेंगे कुछ उन जॉइंट इश्यूज़ के बारे में जो बहुत कॉमन है और हमको कॉमनली बहुत ज़्यादा क्लिनिक में मिलती हैं, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। आई स्टार्ट विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आरए बोलते हैं। आरए हम सुना सबने है, बट इसके क्या खास सिम्टम्स होते हैं, क्या स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, ये पढ़ लेने के बाद हमारे लिए डिजीज डायग्नोसिस एंड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन इतना इजी हो जाएगा कि आपको बहुत मजा आएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट हाथ बंद नहीं कर पाएगा। ये मुट्ठी बांधना आरए के पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो आइए देखते हैं कि इस मुट्ठी के बेसिस पे हम आरए कैसे याद करें। सो 5 सिम्टम हैं जो आपको आरए डायग्नोस कराएगा। सिमेट्री, रिलैप्सिंग, पॉलीअर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग एंड इन्वॉल्विंग पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स। इसको हम देखें। पहला पॉइंट मैंने बताया सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये दोनों तरफ इकट्ठे शुरू होता है। इससे भी इस हाथ, अगर ये हाथ इन्वॉल्व हुआ है तो ये भी इन्वॉल्व होगा, या जिस भी जॉइंट से शुरू हो रहा है वो दोनों तरफ इक्वली इफेक्ट करता है। सेकंड मैंने कहा रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग का मतलब क्या हुआ? बार बार आने वाला, बार बार आने वाला। मतलब कोई भी वेदर चेंज या हमारे डाइटरी मिस्टेक के कारण ये एपिसोड्स में आता है, अटैक की तरह आता है, तो इसको हम रिलैप्सिंग बोलते हैं। आरए हमेशा रिलैप्सिंग होगा। थर्ड मैंने बताया एंकाइलोजिंग। एंकाइलोजिंग का मतलब पता है? एंकाइलोजिंग का मतलब होता है जुड़ जाना, फ्यूज कर जाना। तो वो जब जॉइंट आपस में फ्यूज कर जाए उसको हम एंकाइलोजिंग बोलते हैं, जो कि आरए का मार्ग सिम्टम है।
थर्ड मैंने बताया आपको पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस, पॉली मतलब मल्टीपल, मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं इसमें। फिफ्थ पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स। पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स मतलब छोटे छोटे जॉइंट्स जो एक्सट्रीमिटीज में होते हैं। ये तो बंद होगी मुट्ठी। अब आरए का पेशेंट कभी मुट्ठी बंद नहीं कर पाएगा। याद रखना ये 5 सिम्टम, ये बहुत जरूरी है। आरए के लिए बहुत जरूरी है डायग्नोसिस करना क्लिनिकली। जो हमारा क्रॉनिक आरए का पेशेंट आएगा, क्योंकि ये सीवियर एक्यूट ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फ्लामेटरी भी है, तो इसमें कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये है हमारा, मैं आपको पहले बताऊंगी, ये है हमारा पाम, तो ये हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया। तो जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्स कर जाएगा आगे की तरफ और बनाएगा एक स्वैन का नेक। तो ये बहुत कॉमनली हमको मिल जाता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट होती है हमारी जेड डिफॉर्मिटी। जो हमारा थंब होता है, थंब होता है वो एक जेड शेप ले लेता है। अगेन मैंने बताया ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो इसमें फ्लेक्शन, इसमें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब बताती हूँ, फैलना, फ्लेक्शन मतलब मुड़ना। तो ये जो डिफॉर्मिटीज आती है, ये डिफॉर्मिटीज आती है, मैंने बताया ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। तो जो पार्ट फ्लेक्शन हो रहा है उसको हम उसी हिसाब से नामाकरण भी करते हैं। थर्ड इज स्पिंडल शेप डिफॉर्मिटी। स्पिंडल शेप डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन है और सबसे पहले देखने को मिलता है। दिस शुड बी द फर्स्ट सिम्टम। स्पिंडल शेप का मतलब होता है जो हमारा ये जॉइंट होता है ये इन्फ्लेम कर जाता है, सूज जाता है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये है हमारी स्वेलिंग। स्पिंडल का मतलब क्या होता है? स्पिंडल वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम धागा चुनते हैं, धागा बुनते हैं। तो ये एक स्पिंडल, ये सबसे पहला सिम्टम आता है हमारे आरए में। आरए का डायग्नोस्टिक होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस इतना मार्किंग होता है पेशेंट में कि पहला सिम्टम शायद इसको भी भूल जाएगा। पेशेंट आके पहला सिम्टम होगा, डॉक्टर साहब मेरे लिए सुबह उठना बहुत तकलीफदेह होता है, सुबह उठ के मुझे वॉक करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके मैं अपना रेगुलर काम कर पाता हूँ। इवन स्टूल जाना, ब्रश करना, नहाना भी पेशेंट के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप पूछिए मत। तो मॉर्निंग स्टिफनेस को इग्नोर नहीं करना है। मैं अब नेक्स्ट बताना चाहूंगी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसका मैं इन्वेस्टिगेशन आपको बता दूं पहले। इन्वेस्टिगेशन में RA दैट इज रूमेटॉइड फैक्टर, R फैक्टर विल बी पॉजिटिव। अच्छा, अगर RA फैक्टर पॉजिटिव है इट मीन्स कि RA है, लेकिन अगर RA फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो क्या RA नहीं है? हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर पेशेंट की जीन्स में या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब जो लीड करता है पेशेंट को RA के तरफ, उसको हम डायग्नोस करेंगे NTCCP टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर NTCCP टेस्ट पॉजिटिव है तो भले आपका RA फैक्टर नेगेटिव हो, आगे आने वाले समय में पेशेंट इज प्रोन टू गेट RA, तो ये हमको जरूर कराना चाहिए NTCCP। एक और टेस्ट आता है जो सिमिलर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में और वो RA भी नेगेटिव आ गया, NTCCP भी नेगेटिव आ गया, फिर हमको CRP कराना चाहिए। और अगर इस केस में अगर CRP हमारा बहुत हाई है, बहुत हाई, तो हमको वो डायरेक्ट करता है ल्यूपस डिजीज की तरफ। अब हम बात करते हैं OA के बारे में। जैसा कि मैंने बताया RA एक ऑटो इम्यून है, इन्फ्लामेटरी है। ऑस्टियो की हम बात करते हैं तो ये एक डीजेनरेटिव चेंज है, एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। डीजेनरेटिव का मतलब नष्ट होने वाला, विनाश होने वाला। तो जैसे ये कभी भी एक्यूट केस में नहीं आएगा, मतलब यंग्स को नहीं आएगा। डीजेनरेशन एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये कभी भी कवर करता है ओल्ड एज को।
और उस जॉइंट को जो बार बार वियर एंड टियर में है, जैसे हमारे बड़े जॉइंट्स और स्पेशली वो जॉइंट्स जो वेट बियर कर रहे हैं, कौन से होंगे? नी जॉइंट्स। तो सबसे पहला हमारा जॉइंट जो इफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो होता है हमारा नी जॉइंट। अब इसका पेन कैसे तुम डायग्नोस करोगे? मैंने आपको आर्य बता दिया। आर्य मैंने बताया मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, डिफॉर्मिटी होगी, स्टिफनेस मार्क्ड होगा, एंकाइलोजिंग होगा, दिस दैट। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हमेशा एक्सर्शन के बाद बढ़ेगा, अग्रवेट बाय एक्सर्शन। सो एक्सर्शन कब होता है? शाम के समय में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन कब बढ़ेगा? जब दिन भर का काम पेशेंट कर लिया, शाम में जब बिल्कुल अब वियर एंड टियर हो चुका है घुटने का, तब उसका पेन बढ़ता है। एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सर्शन हो सकता है। जो यूजुअली घर की फीमेल्स होती हैं वो दिन भर खड़ी हैं, दौड़ रही हैं, तो शाम में उनका पेन बिल्कुल सैचुरेट कर जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना आरए और ओए में। तो मॉर्निंग स्टिफनेस मैंने बताया आरए का मार्क्ड है, तो क्या ओए में नहीं होगा? होगा, लेकिन कब होगा? ओए का मॉर्निंग स्टिफनेस आरए के मॉर्निंग स्टिफनेस से बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे? एक तो ड्यूरेशन, आरए का जो ड्यूरेशन है इट विल लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, बट ओए का जो ड्यूरेशन है मॉर्निंग स्टिफनेस का 15 मिनट के अंदर सबसाइड कर जाता है। एंड ऑल्सो आरए का पेशेंट दर्द होने के बाद भी चलेगा तो बेटर होगा, ओए का पेशेंट चलेगा तो बढ़ जाएगा, वो रेस्ट लेना चाहेगा, आराम देना चाहेगा। ठीक है, तो ये स्टिफनेस क्यों आया? फाइब्रोसिस के कारण। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन्फ्लेम्ड हो गए, फाइब्रोसिस हो गया, तो यहाँ पे स्टिफनेस आ गई है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस होगा दोनों में, नो डाउट। आरए में बहुत मार्क्ड है। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ओए में मॉर्निंग स्टिफनेस सेकेंडरी है, फर्स्ट डे से नहीं आएगा। ग्रेजुअली जब सारे जॉइंट्स उसके घसने लगेंगे, रेफ्रिक्शन आने लगेगा तो डेवलप होगा, और ये बाद में होगा। आरए में वो शुरू से ही शुरू होता है। अब अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं, इन्वेस्टिगेशंस की, तो एक्सरे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है उसको देखने का। तो हमको क्या मिलेंगे? ऑस्टियोफाइट्स। क्या होते हैं वो? जो नी जॉइंट है हमारा, उसमें ऐसे छोटे 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 ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, प्लस द स्पेस बिटवीन द टू बिग बोन्स विल बी रिड्यूस्ड। सो ये एक डायग्नोस्टिक है। हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्रेपिटेशन कहते हैं, जो कि अगेन इस ऑस्टियोफाइट के कारण हमको मिलेगा। जो कैसे होता है? जब दो बोन आपस में ऐसे अटैच्ड है तो उसके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो है तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया एंड ऑस्टियोफाइट्स आ गए तो ये फ्रिक्शन आ रहा है, तो वो क्या होगा? रगड़ेगा, घिसेगा, तो इसके चलते हमारा पेन डेवलप होता है। तो ये मैंने बताया, इसको हम क्रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाउट के बारे में। गाउट को एक्चुअली ये मेटाबॉलिक डिजीज है, इसको हम जॉइंट प्रॉब्लम में ना लें, बट हमको डायग्नोसिस तो क्लिनिकली करना है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे कि मेटाबॉलिक है कि जॉइंट है। सो इसमें होता क्या है? गाउट में होता क्या है? हमारे बॉडी में होता है एक प्यूरिन नाम का सब्सटेंस, वो ट्रांसफॉर्म होता है यूरिक एसिड में, और जब ये प्यूरिन या तो अधिक मात्रा में बन रहा है या तो कम निकल रहा है, तो बॉडी में इसका सैचुरेशन बढ़ जाता है और वो बनता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं टॉफी। टॉफी खाने वाला टॉफी नहीं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। सो इसमें हमारा डायग्नोसिस बहुत इजी है। क्यों? कि प्यूरिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो जब हमारा पेशेंट हमको बताएगा कि आप पूछेंगे उससे कि आपकी तकलीफ कब बढ़ती है, तो पेशेंट हमको बताएगा कि ये तब बढ़ती है जब मैं सो जाता हूँ, मिडनाइट, आधी रात में ये तकलीफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? पेशेंट ने खाना खाया, प्रोटीन जो था वो एब्जॉर्ब ना होके वो जमा होने लग गया इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो जो साइट ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसमें पेन इंटेंसिफाई कर गया। तो मोडालिटी मैंने आपको जैसे बताया, आरए का क्या होगा? मॉर्निंग। ओए का क्या होगा? इवनिंग या एक्सर्शन। गाउट का क्या होगा?
मिडनाइट। आवाज नहीं आ रही है मेरे में। सो हमको ये मोडालिटी ही काफी है हमको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लीड करने में। आरए का मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी टेस्ट एंड सीआरपी ऑन टू बी ऑन द सेफर साइड। ओए में हमारा एक्सरे सफिशिएंट है ये बताने में कि रिड्यूस हुआ है दो जॉइंट के बीच का स्पेस, या हम अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो क्रिपिटेशन है कि नहीं है। गाउट में यूरिक एसिड टेस्ट होता है, यूरिक एसिड टेस्ट होता है। सो इसका अगर मात्रा बढ़ा हुआ है ब्लड में, इट मीन्स वी आर लीडिंग टुवर्ड्स गाउट। सो गाउट कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट। सो एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड को अगर हम एक साथ रख दें तो इसमें ESR बढ़ा हुआ होगा, क्रॉनिक गाउट में ESR बहुत बढ़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉनिक स्टेट है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे यूज टू हो जाता है और ये क्रॉनिक कंडीशन में उतना रेज नहीं होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द मोडालिटी वी कैन नाउ इजीली डायग्नोज आरए क्या है, ओए क्या है, गाउट क्या है। तो अब डायग्नोसिस तो हो गया, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं बुलाती हूँ हमारे मटेरिया मेडिका एक्सपर्ट डॉक्टर राजकुमार को। सर प्लीज आप आए और बच्चों को एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा से बिल्कुल बेहद कम शब्दों में हमारे बच्चों को बताया। मुझे नहीं लगता इन 3 सेगमेंट्स में आपको और बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने के लिए तो सारी दुनिया की किताबें भरी पड़ी, लेकिन एक बेसिक जानकारी बिल्कुल आपके लैंग्वेज में ये मैडम ही कर सकती हैं। तो आपने मैडम बहुत अच्छे से बताया। अब प्लीज मेरे साथ आप रहें ताकि मैं बच्चों को मेडिसिन पार्ट बता पाऊं। आपने रूमेटिज्म को बेसिकली 3 भाग में बांटा, मेन डिजीजेस जो हैं, जिसमें आरए था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था और गाउट। अब इसको मैडम ने देखो कितने अच्छे से बताया कि आरए में स्टिफनेस होगा। कब होगा? सुबह होगा। सुबह स्टिफनेस होगा तो स्टिफनेस के लिए सबसे अच्छी दवा हम किसको मानते हैं? रस्टॉक्स को। मैडम पहली मेडिसिन रस्टॉक्स। अच्छा, रस्टॉक्स में जब स्टिफनेस है तो जाहिर सी बात है हाथ आपका ऐसा अकड़ा हुआ रहेगा। तो अब इसको जब आप खोलोगे यानी कि पहला मोशन दोगे, पहला मूवमेंट्स मिलेगा जॉइंट्स को, तो क्या होगा? उसमें दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि उसका ग्रीस खत्म है, वो बिल्कुल अकड़ गया है और किसी भी अकड़ी चीज को खोलोगे तो आवाज करेगा, दर्द होगा। तो क्या दवा सोचेंगे? रस्टक्स। दूसरी मेन मेडिसिन इसमें आती है ब्राइनिया। अब ब्राइनिया और रस्टक्स कैसे अलग हैं? ब्राइनिया में मूवमेंट से तकलीफ बढ़ती है और रस्टक्स में फर्स्ट मूवमेंट में तकलीफ बढ़ती है लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट में आराम मिलता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मेडिसिन में। और रस्टक्स और ब्राइनिया दोनों मोरलेस आदमी, ऐसा कोई केस आता है जोड़ों में दर्द का तो सबसे पहले दिमाग में आने वाली दवाइयां होती हैं रस्टक्स और ब्राइनिया। अब ब्राइनिया में क्या होता है? ब्राइनिया में इन्फ्लेमेशन भी होता है, सूजन होगा, उसमें लाली रहेगी एक तरह की जोड़ों में। हाँ, तो वो कार्डिनल सिम्टम जो मैडम कह रही है वो रहेगा, 4-5 दर्द रहेगा। अब ब्राइनिया और रस्टक्स में ये एक डिफरेंस आया कि इन्फ्लेमेशन भी रहेगा इसमें। एक तो मैंने बताया कि फर्स्ट मूवमेंट, और फर्स्ट मूवमेंट में उसको तकलीफ होगा लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट में उसको आराम होगा। ब्राइनिया में मूवमेंट से तकलीफ बढ़ेगी। तो ब्राइनिया का पेशेंट हमेशा बैठे रहना चाहेगा, वो अवॉइड करेगा मूवमेंट। तो जैसी मूवमेंट उठने की कोशिश करेगा उसको दर्द करेगा, और न सिर्फ फर्स्ट मूवमेंट में बल्कि कंटिन्यूअस मूवमेंट में भी उसको दर्द होगा। रस्टक्स में कंटिन्यूअस मूवमेंट में आराम होगा। अब ब्राइनिया, सॉरी सर, हमने देखा है ना दादियां बोलती हैं बेटा पैर दबा दो, पैर दबा दो। ब्राइनिया भी प्रेशर से आराम है, तो दबाने से ब्राइनिया में बेटर होगा। और रस्टक्स में मैडम? रस्टक्स में प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है, दबाने से तो काफी भी आराम होगा दादी माँ को। अच्छा, ब्राइनिया
और ब्राइनिया के बाद हम इसमें कई सारी मेडिसिन हैं। मेन मेडिसिन तो हम इसको मान के चलते हैं, लीडम पाल है, कैल्मिया है, और सिमिसिफ्यूगा है, रोडोडेंड्रॉन है, कई सारी मेडिसिन हैं जिसको कि हम इसके आधार पर, लेकिन बेसिक हम इन 2 मेडिसिन को मान के चलते हैं, बड़ी मेडिसिन हैं। इसमें एक फिर मेडिसिन आ जाएगा कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक मेडिसिन आ जाएगी जो मोरलेस रस्टक्स के बराबर समानांतर ही काम करती है, लेकिन कुछ एक चीज है जो रस्टक्स को कॉस्टिकम से अलग करता है। वो क्या है? तो आओ देखते हैं रस्टक्स और कॉस्टिकम। अब रस्टक्स और कॉस्टिकम दोनों मोरलेस बिल्कुल समानांतर आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों में रेस्टलेसनेस है। अब रेस्टलेस में क्या है? रेस्टलेस जो है वो हमेशा रेस्टलेस रहेगा, रेस्टलेस ऑल द टाइम। कौन? रेस्टलेस। और कॉस्टिकम का क्या रहेगा? कॉस्टिकम का रेस्टलेसनेस रात में रहेगा। रेस्टलेसनेस कब? रात को, एट नाइट, रात में रहेगा। ये देखो मार्क डिफरेंस आ गया है रेस्टलेस और कॉस्टिकम में। अब देखो रेस्टलेस और कॉस्टिकम कैसे अलग होता है। रेस्टलेस में जो दर्द होता है, जो पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, वो डैम्पनेस से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? डैम्पनेस से बढ़ता है। किससे बढ़ेगा? इसको मैडम, ये इसमें दर्द का जो पेन का एग्रावेशन किससे होगा? डैम्प वेदर से होगा। डैम्प वेदर से होगा, ठंडी चीजों से होगा। किससे होगा? ठंडी चीजों, कोल्ड थिंग्स, ठंडी चीजों से होगा। ये मार्क डिफरेंस है रेस्टलेस से। आप कॉस्टिकम का किससे होगा? कॉस्टिकम का होगा ड्राई से, ड्राई कोल्ड, ड्राई कोल्ड, फ्रॉस्टी वेदर। ठीक है, ये दोनों में मार्क डिफरेंस है कॉस्टिकम और रेस्टलेस में। तुम्हारे पास कॉस्टिकम का पेशेंट आया, रेस्टलेस का पेशेंट आया, बहुत इत्मीनान से तुम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत 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 इत्मीनान से। ब्राइनिया का मैंने बता दिया, ब्राइनिया में इन्फ्लामेशन होगा और एग्रावेशन पॉलिसी अलग अलग होगी। ब्राइनिया की अलग होगी, रेस्टलेस की अलग होगी, कॉस्टिकम की अलग होगी। तो इन दोनों को आपने, तीनों मेडिसिन को आपने मार्कली अलग अलग कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद जो मैं, मैडम प्लीज मेरी मदद करें, मैं चौथा बहुत मेडिसिन जो इस्तेमाल करता हूं अपने क्लिनिकल लाइफ में, वो है लीडम। लीडम के पीछे कहानी है। लीडम वाली जो दवा है ये मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा, खास तौर पे चिकनगुनिया के बाद। चिकनगुनिया का एक अटैक हुआ था जिसमें कि जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा था। सभी पेशेंट को, तकरीबन सभी पेशेंट्स को दर्द था बहुत ज्यादा, और दर्द था चुभने वाला। ऐसा लगता था जैसे जोड़ों में कोई सुई चुभा रहा हो, कोई नेल ठोक रहा हो। कांटी होती है ना दीवार में मारने वाली कांटी, ये जो कांटी लगी हुई है, इस कांटी को कोई तुम्हारे जोड़ों में ठोक रहा हो। इस तरह की बीमारी के बाद मैंने लीडम पे अपना फोकस करा, और लीडम को मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करा। मुझे चमत्कारिक परिणाम मिला, चमत्कारिक परिणाम मिला अपने कई पेशेंट्स पर, जिसमें थोड़ी क्रैकिंग वैकिंग भी हो, और सीढ़ियों पे, खासतौर पे सीढ़ियों पे चढ़े ऐसा आवाज निकल जाए उसको, एकदम आंख बंद करके लीडम दो, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसमें एक और मेडिसिन आती है मैम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हमेशा लिमिटेड डोज में 15-20 रोज, 1 महीने के अंतराल पर रिपीट करते रहो, फायदा होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नोसोड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप 30 या 200 की पोटेंसी में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 6 डोज, 5 या 6 डोज आप 20 रोज या 1 महीने के अंतराल पर रिपीट कर सकते हैं। फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। छठी एक मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिमिसिफ्यूगा, जिसको एक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी जानते हैं। ये दवा बहुत उपयोगी दवा है, खास तौर पे ये कमर के हिस्सों में, लंबैगो या कमर में आदमी बैक में पेन होता है, खास तौर पे तब जब उसके साथ महिलाओं के केस में अगर ल्यूकोरिया भी मिला हुआ हो। अगर ल्यूकोरिया हो और कमर में दर्द हो, आंख बंद करके रेसिमोसा दो, एक्टिया रेसिमोसा दो, सिमिसिफ्यूगा दो, फायदा ही होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। इसका असर और भी जोड़ों में है,
वहाँ भी आप दे सकते हो, जिसको कि अब ये सारी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ। जॉइंट में बहुत ज़्यादा काम करता है। रिस्ट जॉइंट पे बहुत अच्छा काम करता है ये। अच्छा, रिस्ट से आगे बढ़ो, ये छोटा जॉइंट आ गया, इसमें फिर लीडम पाल, कोलोफाइलम, ये सारी दवाई, नक्स, ये सारी दवाइयाँ बहुत अच्छा फायदा करती हैं स्मॉल जॉइंट्स में खास तौर पे। जैसा सर ने बताया, रीडम में कैसा बताया सर ने, कील ठोक रहा है वैसा पेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। ये पेन हमको बहुत कॉमन मिलता है गाउट में, तो लीडम इज अ वेरी गुड मेडिसिन टू गिव इन गाउट। आपने बहुत अच्छा बोला मैम। लीडम गाउट के केस में जहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशंस वगैरह होता है, उसमें बहुत 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 अच्छी दवा है। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे बच्चों को। सिमिसिफिका के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैल्मिया बहुत अच्छी दवा है। कैल्मिया बहुत अच्छी दवा है। पल्सेटिला पे भी हमारी नज़र जा सकती है। मैं बताना चाहूंगी एक दवाई कैली आयोड। कैली आयोड एक बहुत अच्छी दवा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जिसमें पेरिऑस्टियम में स्वेलिंग आती है, और वो सारे सिम्टम्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। सो कैली आयोड मैं बहुत कॉमनली देती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम बता भी रहे हैं आपको अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे, जो आपको दिनों दिन जो होने वाली आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें बहुत हेल्प करेगी। हम और भी कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस लिस्ट के लास्ट में। मैडम, एक्टिया स्पाइकाटा जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ख़ास तौर पे स्मॉल जॉइंट्स के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक्टिया स्पाइकाटा ख़ास तौर पे इन फिंगर्स, और फिंगर्स में क्यों ये दवाई मैं क्यों लेके आ रहा हूँ सामने, ये दवा मैं इसलिए सामने लेकर आ रहा हूँ कि गाउट के केस में दर्द जो है वो छोटे जॉइंट से स्टार्ट होता है पहले मैडम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन आरए में भी हमारा पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स होता है, तो अगर हमको सिम्टम्स ऐसा मिल रहा है टुवर्ड्स एक्टिया स्पाइकाटा, तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। एक्टिया स्पाइकाटा स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स के लिए है, तो आरए हो चाहे गाउट हो, अगर मोडालिटी मिलती है तो हम एक्टिया स्पाइकाटा बिल्कुल दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी दवाई है। एक्टिया स्पाइकाटा बहुत अच्छे से काम करती है। रूटा बहुत अच्छा काम करता है, खास तौर पे एंकल के दर्द में। इस तरह लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ में, इस तरफ में अगर कहीं कुछ दर्द होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में रूटा बहुत अच्छा काम करती है। ये हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। और अगर मैं करूं मैम, कोलोफाइलम है, आप प्लीज इधर आ जाएं। कोलोफाइलम है, ग्वाइकम है, कोलोसिंथ है, कई दवाइयां हैं। तकरीबन सभी मेडिसिन में एक्सट्रीमिटीज के बारे में या दर्द के बारे में कुछ ना कुछ चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पे आपको मेडिसिन 15 और 20 मेडिसिन के बारे में खेलना है आपको, इन पे ऐसे खेल, क्योंकि सारे मेडिसिन आप याद में नहीं रख सकते। 500 मेडिसिन है, 1000 मेडिसिन, हर मेडिसिन के हर लाइन को याद रखना मैडम असंभव है। हम अपने बच्चों को वो दें जिसका कि वो फायदा बहुतायत मात्रा में उठा पाए। 15 से 20 मेडिसिन, हाँ, अगर याद हो गई ना तो बहुत आराम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन और कई सारी में बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है मैम। बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में से बड़ा मदद किया है। सर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बताते हैं बेंजोइक एसिड के बारे में। जो बेंजोइक एसिड की प्रूविंग हुई थी, तो उसमें बहुत कॉमन, और एसिटिक एसिड की प्रूविंग हुई थी, उसमें बहुत कॉमन सिम्टम है हॉर्स लाइक यूरिन। तो सर हमेशा मजाक करते हैं कि जो हॉर्स का यूरिन पता ही नहीं है, वो कैसे बताएगा पेशेंट आके कि मुझे हॉर्स का यूरिन। तो बी वेरी इंटेलेक्ट एंड वेरी वाइज। देखो, इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर, तो आपको एक स्मार्ट क्वेश्चनिंग करनी आनी पड़ेगी कि पेशेंट से हम क्या पूछें। यू कैनॉट गो फॉर कि पेशाब में कैसा महके, घोड़े जैसा महके। यार, ना पेशेंट जानता ना आप जानते हो, कैसे निकल के आएगा वो सिम्टम, नहीं आ सकता। स्मार्ट क्वेश्चनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस पेशेंट हर तरह के आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, अच्छे आए, फ्रेंड्स कॉलोनी से आए, उनसे आप उनके ड्रीम्स के बारे में पूछो, सब बताएंगे वो। लेकिन एक पेशेंट गांव से आया, वो बोले कम मेरे पैरों में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरा यहाँ दर्द, उससे पूछो आपको सपने कैसे आते हैं, वो आपको बेवकूफ समझ सकता है। नहीं चाहिए हमको ऐसा। आप स्मार्ट क्वेश्चनिंग सीखो, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज एन आर्ट, ये कला है, इससे खेलना आना चाहिए आपको, जादू है बिल्कुल। पेशेंट से आपको अच्छे से बात करना, उससे उसका सिम्टम निकलवाना। कोई पेशेंट फ्रस्ट्रेट होता है तो ये भी सिम्टम है यार, ये भी सिम्टम है। हर चीज को पकड़ के रखना आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा चीजों को।
एक और मेडिसिन गोल्थेरिया, मैडम भी बहुत यूज करती, मैं भी यूज करता हूँ, एप्लीकेशन में भी बड़ा काम आता है ये। हम एक्सटर्नली मदर टिंचर दे सकते हैं विद ऑयल, इट कैन बी तिल तेल, इट कैन बी सरसों तेल जो थोड़ा गर्म हो, उसके साथ हम मिक्स करके देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मसाज के लिए बेलाडोना भी है, सिम्फाइटम भी है। सिम्फाइटम वो हड्डी के टूटने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मोरल इसके 15-20 मेडिसिन हैं जो कि हम जिनके साथ खेल कर बहुत अच्छा प्रैक्टिस लाइफ बना सकते हैं। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि एक तो बीमारी के बारे में आपने जाना जो मैडम ने बताया, दूसरा आपने जाना कि इन्वेस्टिगेशन क्या करना है आपको। इन्वेस्टिगेशन आपने सीख लिया। पेशेंट्स आज के डेट में यूट्यूब पे पढ़ के आता है, जान के आता है, वो आपसे पूछेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपको जानकारी लेने के बजाय वो जानकारी देने की कोशिश करेगा। मुझे ये है, मुझे वो है। कई पेशेंट्स आके बोलते हैं मुझे रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब बताओ रिमेटॉइड अर्थराइटिस उसको कैसे पता? नहीं पता उसको, लेकिन वो पढ़ के आ रहा और आपको टेस्ट कर रहा। और मैडम करते हैं ऐसे, पेशेंट आके टेस्ट करते हैं, और अगर आप जरा सा भी इधर उधर हुए तो वो आपको एक सब स्टैंडर्ड डॉक्टर समझ सकता है और वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा। खासतौर पे इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो आपको टेस्ट करेंगे लगातार और आपको आंसर करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली आंसर करना पड़ेगा। अगर आपने ये सीखा, ये जाना, ये समझा, आप कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं। अर्टिका यूरिन सर ये बहुत अच्छी दवाई है। अर्टिकारुंस मैं भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अर्टिकारुंस बहुत अच्छी दवा है, खासतौर पे गाउट के केस में बेहतरीन दवा है। आप दो, मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे बना लेता हूँ जैसे कि कोई गाउट का लीडम, रूटा और अर्टिका, ये मैं 3 मेडिसिन बहुत अच्छे से खेलता हूँ इनके साथ में, ऊपर नीचे करके, कभी ये कभी, और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है मुझे गाउट में। मैं दावे के साथ पेशेंट ठीक करता हूं, दावे के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आपको स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बताएं, सर्वाइकल, जो आज के डेट की सबसे कॉमन बीमारी बनती जा रही है हमारे यंगस्टर्स में, खास तौर पे जो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे बच्चों को, क्योंकि ऐसे केसेस खासतौर पे महानगरों में बहुत आ रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने भी आएंगे। और हमें बहुत मिसगाइड होते हैं, ये आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस है, मसल स्पैज़म है, ये बहुत इजी है डायग्नोस करना। इसको हम बिल्कुल डील करेंगे, थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा समझने के लिए। आज के लिए इतना काफी, आज के लिए इतना काफी। क्लिनिक जाना है, बहुत लेट हो रहा है, और बच्चों एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइट विद रूमेटिज्म। बहुत अच्छे से चीजों को खत्म कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, प्लीज थोड़ा देखो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, लेकिन मेक योर ओन कॉम्बिनेशंस। ट्राई टू मेक योर ओन कॉम्बिनेशंस। यूज योर ब्रेन, बी वेरी वाइज बाय सेलेक्टिंग द मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। डेयर टू बी वाइज, आपने पढ़ा है, करना है, अपने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कुछ प्रयोग करना है, सीखना है, समझना है। आखिर नया तुम्ही को तो करना है, कुछ नया तुम्ही को करना है, महान तुम्ही को बनना है, और अच्छा डॉक्टर तुम्ही को बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तीसरे क्लास में हम आपको ऐसे ही नई नई चीजें बहुत आसान तरीके से बताते रहेंगे और आपको आगे ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग अस, थैंक यू सो मच।